नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से सुप्रिया जी से बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, और कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि देश में कुछ इसमें चीज़ें अजीब सी हो रही हैं और उस पर बात करना ज़रूरी है। सुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। कुछ पिछले एक हफ्ते 10 दिन के मैं कुछ आपको वाक़यात बताऊं, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। कर्नाटक में एक बीजेपी एमएलए साहब के घर पर रेड होती है, उनके बेटे को 40 लाख रुपए नगद लेते हुए, और उनके घर से करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए। उनकी सेम डे बेल हो जाती है, एंटिसिपेटरी बेल हो जाती है, उनको गिरफ्तारी भी नहीं होती उनकी। उसके बाद जो विपक्षियों के यहाँ जो कार्रवाई चल रही है इसमें ईडी और सीबीआई की, वो मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई गिरफ्तार करती है। उनकी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई से पहले ही उनको ईडी को हैंडओवर कर दिया जाता है। जो बी कविता है, केसीआर साहब की बेटी, उनके यहाँ पे पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। लालू जी के यहाँ पूरे उनके खानदान, उनके एक्सटेंडेड फैमिली के यहाँ रेड चल रही है। ये क्या हो गया इसमें? क्यों अचानक से इतनी बौखलाहट? ये क्या है? ये क्यों इतना तेजी आ गई ऐसे मामलों में? ये डर है, ये घबराहट है, ये बौखलाहट है, और ये आगामी हार का नतीजा जो दिख रहा है उसके चलते सब कुछ हो रहा है। मैं क्रमवार तरीके से आपसे बात करूंगी। आपने कर्नाटक के एमएलए की बात करी, वो सिर्फ एमएलए नहीं थे, वो कर्नाटक के सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष भी थे। वही कंपनी जो वो बड़ा खूबसूरत सा चंदन का मैसूर सैंडल सोप बनाती है, हम लोगों ने बचपन से बड़ा यूज किया, मेरी माँ को बड़ा पसंद था। उसमें भी भ्रष्टाचार की बू और दुर्गंध भर दी गई है। इनका लड़का 81 लाख की घूस ले रहा था, 40 लाख आया था, बाकी 7 करोड़ से ऊपर इनके सहयोगियों से इनके घर से बरामद हुआ। ये टेंडर था, ये 40% कमीशन खोरी, जिसको हम पे सीएम कहते हैं, जिसको हम 40% कमीशन खोरी की सरकार कहते हैं, और हम अकेले नहीं कहते हैं। संतोष पाटिल नामक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था जिसने ये कहकर खुदकुशी कर ली कि मुझे भी काम के 40% कमीशन देना पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक ने प्रधानमंत्री मोदी को आज से 1 साल पहले चिट्ठी लिख के बोला 40% कमीशन के बगैर काम नहीं हो रहा है, काम करने की दिक्कत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के कान पे जू नहीं रहेंगी। जिस येदुरप्पा जी को करप्शन के चार्जेस पर घर बिठाया गया और तथाकथित परिवर्तन किया गया कर्नाटक में, आज उसी येदुरप्पा का हाथ पकड़ के मोदी जी चल रहा है। आपने कभी भी मोदी जी को किसी का हाथ पकड़ के अपने सहयोगी का या गला लगाते हुए देखा? नहीं। चुनाव आ गया तो भ्रष्टाचारी येदुरप्पा का भी हाथ पकड़ दिया। यह अलग बात है कि बीजेपी के पास एक ऐसा सर्फ का साबुन है, एक ऐसी गंगा है जिसमें सब लोग धुलकर सारा मैल धुल जाता है, सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं। अजीब वॉशिंग मशीन है बीजेपी की। लेकिन एक ये भी सच है कि अगर आप हेमंतो बिस्व शर्मा है और आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया, आपके केसेस बंद हो जाएंगे। आप नारायण राणे, आपके केसेस बंद हो जाएंगे। आप शुभेंदु अधिकारी हैं, मतलब एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। और अगर आप इनके विपक्ष में खड़े हैं, या अगर आप विपक्ष के बारे में कुछ बोल देते हैं अच्छा, या उनके साथ हाथ मिला लेते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने तो राजनेताओं का नाम लिया। अरविंद मायाराम एक इकोनॉमिस्ट है, एफडीआई में उनकी बड़ी पीएचडी है, हमारे साथ आई यात्रा में शामिल हुए, उनके खिलाफ सीबीआई केस कर दिया। ये बख्शते किसको है? एक आंकड़ा देती हूं आपको, और वो चौंकाने वाला आंकड़ा है। 2014 से अभी तक 4 गुना केसेस बढ़े ईडी के, और उनमें से 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ है। आप जब तेजस्वी यादव को या उनकी गर्भवती पत्नी को 8-8 घंटे बुलाकर पूछताछ करते हैं, और लालू जी जो अभी अपना किडनी रिप्लेसमेंट करा के करते हैं, तो ये नहीं दिखाता कि आपका 56 इंच का सीना है। ये दिखाता है कि आप कितने बड़े कायर हैं और आप विपक्षी एकता से कितना डरते हैं। राहुल गांधी जी को आपने 55 घंटे पूछताछ करी, उन्होंने कहा 55 महीने कर लो, 55 दिन कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सवाल तुमसे पूछता रहूंगा। आज लेकिन विपक्ष को भी यह समझना जरूरी है कि ये सारी यातनाएं झेलकर क्या आप अपनी आवाज और बुलंद करेंगे या उनके साथ नूरा कुश्ती करेंगे। अगर नूरा कुश्ती करेंगे तो आप मायावती जी बन जाएंगे, अगर नूरा कुश्ती करेंगे तो आप अरविंद केजरीवाल जी बन जाएंगे, अगर आप नूरा कुश्ती करेंगे तो बीआरएस बन जाएंगे। और ये मैं पॉलिटिकल आक्षेप नहीं लगा रही हूं, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। आप हर मामले में उनके साथ सदन में वोटिंग करिएगा और फिर कहिएगा हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। अरे दिखाइए जिगर। और मुझे ऐसा लगता है, और ये मैं कहकर अंत करती हूं, कि जिस भी व्यक्ति पर आज सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की रेड हो, जिसके खिलाफ इनके मंत्री बोले, जिसके खिलाफ इनकी ट्रोल आर्मी आग उगले, जिसको डराया जाए, धमकाया जाए, प्रताड़ित किया जाए, उसको बहुत गर्वान्वित होना चाहिए
कि आप वाकई में इस देश के लिए और उसके लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। आने वाली जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियां, पुश्ते और वक्त आपका शुक्रगुजार रहेगा। जी नहीं, मैं इसी मुद्दे पर 1 मिनट समय और खर्च करना चाहता हूं। देखिए, राजनीति के कुछ एक सामान्य नियम हैं जो हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं कि जो भी सत्ता में होता है वो विपक्ष के ऊपर कोई अगर कार्रवाई किसी विपक्षी नेता पे हो रही तो 1 मिनट के लिए उसमें सोचता ये है कि हो सकता है कि इसका सिंपैथी उसको मिलेगी, इसका एडवांटेज उसको मिल सकता है, भले ही उसने सच में भ्रष्टाचार किया हो। लेकिन ऐसा लगता नहीं उसको रेड मारेंगे तो लोग ये सोचेंगे कि नहीं नहीं, सत्ताधारी पार्टी जो है वो इनको परेशान कर रही है। यहाँ पे वो नियम बदल गए हैं। सबको टेंट कर दो, सबको या तो बोलो कि ये जेल में है या सबको जमानत पे हैं। वो क्या साइकोलॉजी काम कर रही है नरेंद्र मोदी के साथ, वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सबको एक उसमें रखो कि सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, बस एक हम ही लोग ठीक हैं। ये क्या चल रहा है? एक पूर्वांचल की तरफ लोकोक्ति है, बोली जाती है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती है। आपने 2014 के पहले अपने चरण चुंबक मीडिया, बड़े पैसे, बड़े घरानों से मिलकर जरूर एक माहौल बनाया कि भैया सब भ्रष्टाचारी है। 9 साल से सत्ता में है आप ना, किस भ्रष्टाचारी के खिलाफ आप कोई एक्शन ले पाए? आप कुछ प्रूफ कर पाए हैं पिछले 9 सालों में? तो द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। आप 9 सालों में क्या कर पाए? बस झुंझुना बजाएंगे, अपने मीडिया से सबको भ्रष्टाचारी कहलवाएंगे, आग उगलेंगे, बेतुकी बातें करेंगे जाके इलेक्शन की रैलीज में, और जब कार्रवाई करनी होगी तो नीलबटा सन्नाटा। कार्रवाई में आपकी ईडी का रिकॉर्ड 0.5% से कम है कन्विक्शन का। आप सबके ऊपर टेंट लगा दीजिए, सबके ऊपर आरोप लगा दीजिए, सबके मन में संदिग्धता डाल दीजिए, संशय डाल दीजिए कि भाई सब भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारियों के साथ तो आप खड़े हैं। और कुछ भी कहने से पहले मैं कहूंगी, अडानी जी के यहाँ ईडी कब जाएगी? अडानी जी के यहाँ सीबीआई कब जाएगा? अडानी जी के यहाँ इनकम टैक्स कब जाएगा? अडानी जी के यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब जाएगा? अडानी जी पर सेबी और अडानी जी पर इरडा कब बोलेगा? अडानी जी के खिलाफ सेबी को एक तफ्तीश करनी थी 1.5 साल पहले, क्या हुआ उसका? अडानी जी के खिलाफ इरडा जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस का, वो क्यों नहीं बोलता है? एलआईसी का पैसा नेगेटिव हुआ पड़ा है। अडानी के खिलाफ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक केस चल रहा है, उसको क्यों नहीं उसका व्यापक और कर दिया जाता और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है? क्योंकि संयम है कोतवाल तो डर काहे का। आप अगर करिए तो वो लीला है, बाकी लोग पाप कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। सबसे बड़े भ्रष्टाचार में घिरे आरोपों से अडानी और मोदी है, और उनका पूरा बचाव पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा मंत्रिमंडल विशुद्ध रूप से कर रहा है। आज तो अडानी मंत्रिमंडल पे, मित्र जो है वो मंत्रिमंडल पे भारी है। ये बातें अलग है। आपने जिस नियम की बात कही, इसमें 2 चीजें चल रही है, और थोड़ा सा मैं इसको कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते थोड़ी बहुत राजनीति की समझ रखने के हिसाब से ये बोलना चाहूंगी। एक है जहां पर आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, जहां आप उनकी पत्नियों को, उनकी मां को, सोनिया जी की तबीयत खराब थी, आपने उनको बिठाया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। आप ये करके लोगों को साइकोलॉजिकली प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने आपसे लड़ने की ठान ली है ना, और मैं अपनी बात करूंगी, अपने नेता की बात करूंगी, हम तो धज्जियां उड़ा के रखेंगे आपकी, आप कितना भी कर लीजिए। हम आपको एक एक सवाल तब तक पूछेंगे जब तक आपके पास जवाब नहीं। वो अलग बात है कि आपका गला सूखने लगता है और आप कांपती हाथों से पानी पीने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप ये करके उनको बड़ा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो सेंध मारेंगे विपक्ष के वोट बैंक में। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आम आदमी पार्टी के मुद्दे पर आजकल भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर है। सीबीआई की कार्रवाई हुई, फिर ईडी की कार्रवाई हो रही है। वो भाई साहब अपने आप को भगत सिंह बता रहे हैं। भगत सिंह का नाम ना ऐसे लोगों को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि भगत सिंह क्रांतिकारी के वो जीवी थे, क्रांतिकारी के वो सेनानी थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का पंदा चूम लिया था। अब इनकी असलियत बता देती हूँ। जब ये दिल्ली, मुझे लगता है जिस समय दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रचंड कोरोना का प्रकोप था, जब दिल्ली में बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प रहे थे, तब केजरीवाल जी और उनकी सरकार के मंत्री बैठ के शराब नीति बना रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के तो 8 एमएलए हैं सदन में, तमाम काउंसलर हैं, 7 सांसद है दिल्ली में, सबको क्यों सांप सूंघ गया था? आज आप लोग बड़े सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं। इस पूरे मामले में ओरिजिनल शिकायतकर्ता अनिल चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी तब कहां थी? ये नूरा कुश्ती जो आप कर रहे हैं ना, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोगों को समझ में आ रही है। आप जहां हारने वाले होते हैं वहां पर एआईएमएम को, वहां पर आम आदमी पार्टी को, वहां पर अपने ऐसे बीप टीम्स को भेजकर वोट की सेंधमारी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों को भी समझ में आ गया आपकी असलियत क्या है, तो इस तरह से भ्रमित करने का काम मत कीजिए। मुझे नहीं लगता स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है ये बौखलाहट है।
मुझे भी लगता है। और इस समय क्योंकि दो न्यूज़ मेकर्स हैं इंडिया में, एक राहुल गांधी, दूसरा ईडी। तो ईडी तो जो कर रहा है, राहुल गांधी जी अभी यूके गए और उनकी 2-3-4 स्पीच जितनी भी थी वो मैंने सब पूरी सुनी। मैं आपको बधाई देता हूं कि मुझे उसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगता है। अगर आप उस स्पीच को किसी एक कॉन्टेक्स्ट में जिस ढंग से बोला जा रहा है, अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो उन्होंने 2-3 बातें उठाई, भाजपा उस पर यह नहीं कह रही कि बातें गलत कह रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रही है कि विदेश में जाके वो कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रही कि माइक ऑफ नहीं करते हैं, वो कहते हैं विदेश में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जाकर के। खैर, जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि टीवी चैनल और जो भाजपा का मीडिया, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, आईटी सेल, वो 3 सेकंड 2 सेकंड का एक बाइट उठाता है और उसको बेचना शुरू करता है। राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया, थ्रेट टू नेशनल यूनिटी, क्या क्या बोलते हैं। आपके लिए बड़ा चैलेंज क्या है? मोदी जी के इस जो इसमें अत्याचार हो रहा है उससे लड़ना, या उनका ये जो झूठ फैला रहे हैं इससे लड़ना ज्यादा बड़ा चैलेंज है? कि आप इसको कैसे समझाएं लोगों को? ज्ञानेश जी, ये दोनों बातें जुदा नहीं है, ये दोनों बातें मिली हुई हैं। जिस तरह का कुतंत्र, जिस तरह का कुशासन, जिस तरह की फ्लॉड नीतियां, जिस तरह का बचाव एक घराने का बाकी देश को धूल झोंक देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, उसी से डिस्ट्रैक्शन ये है। क्योंकि राहुल गांधी जी, उन्हीं पर तो सवाल, राहुल गांधी जी ने क्या बात कही? राहुल गांधी जी ने महंगाई पर बात कही, बेरोजगारी पर कही, आर्थिक असमानता पर कही, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पे कही। राहुल गांधी जी ने अडानी का मामला उठाया, चीन का मामला उठाया। सांप क्यों सूंघ जाता है इस पर? मैं इनकी बात से, चलिए 1 मिनट को कहती हूँ, राहुल गांधी जी ने सब गलत कहा। आइए सदन में कर लेते हैं हर मुद्दे पर बहस, लेकिन शर्त यह होगी कि जब वो महंगाई पर बात करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। जब वो बेरोजगारी पर बात करेंगे तो आप पकौड़े तलने की हिदायत नहीं दीजिएगा। जब वो चीन पर बात करेंगे तो आप ये नहीं कहिएगा, बिना पलक झपकाए झूठ बोलिएगा कि कोई घुसा हुआ नहीं है, जो पीएलए भी बोलता है, चाहे चीनी पीएलए। जब वो अडानी पर कहेंगे तो आप 2 घंटा 40 मिनट कोरी जमानी जवाब खर्च करने के बाद पानी नहीं पीने लगेगा, अडानी का तो बोलने की क्षमता रखिएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ और इस बारे में मुझे कोई भी परहेज नहीं है, कोई संशय नहीं है। राहुल गांधी जी का जो कैम्ब्रिज का लेक्चर था, जो उन्होंने 28 फरवरी को बोला, उसके 10-11 दिन बीत गए, आज भी बेचारे लगे हुए हैं आईटी सेल वाले। और हमने एक वीडियो रिलीज किया, क्योंकि जब शेर दहाड़ता है तो गीदड़ कुकू कुकू करते हैं, वो असलियत है इनकी आज की तारीख में। और कुछ एक लोग हैं, उसमें से हमारे माननीय आईएनबी मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, पूर्व मंत्री है, सांसद है। इन लोगों का काम अपना मंत्रालय, अपना प्रदेश चलाना नहीं है, इनका काम है 2 रुपल्ली चवन्नी के ट्रोल बन जाना। और एक असलियत यह है कि राहुल गांधी जी ने जो लेक्चर दिया कैम्ब्रिज में, उसका टॉपिक था लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी। और यह सबसे बड़ा संदेश है भारत जोड़ो यात्रा का, क्योंकि 9 साल से देश एक आदमी की बात सुन के तंग आ चुका है। लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात सुनाना चाहते हैं, और वही उन्होंने किया। जब उन्होंने वहां पर वो बोला, और अगर इन बेचारों ने वो स्पीच सुनने की जहमत करी होती या समझ पाए होते, क्योंकि हिंदी में तो हाथ तंगे समझ में आ गया था भारत जोड़ो यात्रा में जब झूठ फैला रहे थे, अंग्रेजी में भी खासा हाथ तंग आता है, समझ आता है। अगर वो सुनते तो राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि ये दुनिया अमेरिका और चीन की खींचतान में 2 भागों में बट रही है, और यहां पर भारत का लोकतंत्र एक विश्व के लिए सौगात है, इट इज अ पब्लिक गुड। और उससे इनको ऑब्जेक्शन है। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इंडिया, इट इज आवर प्रॉब्लम, इट इज एन इंटरनल प्रॉब्लम, इट इज एन इंडियन प्रॉब्लम, वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन विद इन वीकनिंग डेमोक्रेसी पर। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि 140 करोड़ लोग जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, उस लोकतंत्र की दशा विश्व के लोकतंत्र की दिशाओं को निर्धारित करेगा। मतलब उन्होंने तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को सेंटर स्टेज पर रख दिया, ये कहकर कि हमारे लोकतंत्र की जो दशा है वो निर्धारित करेगी कि विश्व के लोकतंत्र के देशों के साथ क्या होता है। उससे इनको ऑब्जेक्शन है। मतलब इनकी अकल भी गिरवी रख के ये लोग काम करते हैं। ये हिंदुस्तान को एक मानस पटल पर अंकित करने का सबसे बड़ा काम राहुल गांधी जी ने किया है। जब वो कहते हैं कि चीन कोअर्सिव है तो इनको ताली बजानी चाहिए। जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान टेरर करता है, हमारा उनसे सामान्य रिश्ता नहीं होता, इनको खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये बेचारे कम अकल वाले अकल गिरवी और जमीर गिरवी रख के काम करते हैं, और इनसे 2 हाथ आगे इनका चरण चुंबक मीडिया है। उनको अपनी बुद्धि लगानी नहीं है, जो व्हाट्सएप पे आ गया वो खर्रा चलाना है। उन बेचारों का न्यूज रूम अब एडिटर नहीं, पीएमओ का एक चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चलाता है। ये असलियत है आज इस देश की। और इस असलियत में जो आपने सवाल पूछा कि क्या मुश्किल है, दोनों मुश्किल नहीं है।
देश देख रहा है कि मोदी और उनके मिनियंस क्या काम कर रहे हैं, और देश ये भी देख रहा है कि हर उस मुद्दे से भटकाने का प्रयास कैसे किया जाता है। मैं खुली चुनौती देती हूं, अगर आपको लगता है राहुल जी ने कुछ गलत कहा है तो गोली मारो, ठाकुर से मत बुलवाइए, आइए सदन में जवाब दीजिए, हम सवाल पूछते हैं। वही काम तो लोकतंत्र में किया जाता है। आपने तो सदन को भी अपने अधीन करने का काम कर दिया। आपकी हिम्मत अडानी का और चीन का च बोलने की नहीं है, तो आप किस मुद्दे पर बहस कर सकते हैं? जी मैं एक छोटा रिएक्शन आपको पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव पर मैं ले चलता हूं। वहां पे मैं ये नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस की सीटें क्यों कम आई और या कांग्रेस ने सत्ता में यहाँ पे भागीदारी नहीं की। वो एक ट्रेडिशन है कि जो भी केंद्र में सत्ता में होता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स उसके साथ होते हैं, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरे 2 सवाल हैं मेरे मन में। जब वहाँ का रिजल्ट आया तो त्रिपुरा में बीजेपी को मेजोरिटी मिली। मोदी जी जब शाम को भाषण दे रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं, कोई चुनाव जीतते हैं, तो आप थोड़ा हम्बल होते हैं, आप विनम्र होते हैं, लोगों को धन्यवाद देते हैं। मोदी जी के गुस्सा था, मोदी जी बहुत चिढ़े हुए लग रहे थे और उनके जो डायलॉग थे वो कम से कम प्रधानमंत्री स्तर के तो नहीं लग रहे थे। उसके बाद इससे पहले उनके वक्तव्य प्रधानमंत्री स्तर के लगे हैं आपको? नहीं, दूसरा जो ज़्यादा चिंताजनक बात है कि त्रिपुरा में हिंसा हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ शायद मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इतना रिपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे हिंसा क्यों हो रही है और आप लोग इस पे क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूं कि भारत 2023 में क्या हम आजादी के 75 साल बनाते हुए रक्त रंजित राजनीति पर चुप रहेंगे? त्रिपुरा में मैं कैंपेन के लिए गई थी और मैंने देखा कि हजार बाइकें हैं वहां पर, जिनके यूपी के कुछ के नंबर हैं, हेलमेट लगाए हुए लड़के, उनको बाइक वाहिनी कहा जाता है, और वो ऐसी अराजकता, ऐसी बदतमीजी, ऐसी तोड़फोड़ और ऐसी मारपीट करते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो त्रिपुरा की असलियत यह है कि जब कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें चुने हुए सांसद थे वहां गया तो उन पर भी अटैक हुआ, घर भी जलाए गए, और हम इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। मुझे तो सिर्फ ये पूछना है, आपने ह्यूमिलिटी की बात करी, मोदी जी को कभी आपने हम्बल देखा है? मोदी जी हम्बल सिर्फ चीन के सामने हाथ जोड़कर, जब ये तस्वीर दिखती है ना मोदी जी की, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर मोदी जी की, लाल शर्ट पहने हुए साहब जो है खाने की थाली छोड़कर लपके हुए गए थे शी जिनपिंग से बात करने, तब हम्बल दिखते हैं। मोदी जी हम्बल तब दिखते हैं जब झूले पे पिंग लगा रहते हैं शी जिनपिंग के साथ और वहां पर डोकलाम और डेप्सांग हो रहा होता है। मोदी जी हम्बल नहीं हो सकते, और हम्बल इसलिए नहीं हो सकते, उसका कारण है त्रिपुरा में सरकार भले बनी हो, वोट शेयर भी कम हुआ है, सीटें भी कम हुई है। मेघालय में पहले 47 सीटों पर लड़ते थे, 2 जीतते थे, इस बार 60 पे लड़े, 2 जीते। नागालैंड में वोट शेयर कम हुआ है। तो इनको भी समझ में आ रहा है कि ये सच है कि ग्रांट फॉर एड्स वगैरह की तरह से पूर्वोत्तर के जो राज्य होते हैं वो केंद्र के साथ ही ज्यादातर जाते हैं, उसके बावजूद पैरों के तले जमीन खिसक रही है। मोदी जी गुस्से में क्यों, आपको पता है? मोदी जी गुस्से में हार जीत की वजह से नहीं है, मोदी जी गुस्से में इसलिए है कि जो 2 सबसे अभिन्न मित्र हैं, जिनकी सबसे बड़ी अमर प्रेम कथाएं मोदी जी के साथ लिखी जाएंगी, एक अडानी और दूसरा चीन, दोनों पर आज स्पॉटलाइट है, दोनों पर तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं और दोनों को घेरा जा रहा है। अडानी के साथ जो दुनिया कर रही है, अडानी के साथ जो सवाल हम पूछ रहे हैं, अडानी के साथ जो सवाल देश पूछ रहा है, उससे बौखलाए हुए हैं मोदी जी। बहुत अभिन्न प्रेम है, बहुत अभिन्न रिश्ता है चाइना से, और ये मैं नहीं कहती, खुद ही कहते हैं, मेरे रिश्ते को कोई समझ नहीं सकता। ये क्लिप दिखाइएगा जरूर जब वो कहते हैं इस आत्मीयता को, तो ये मैं नहीं कहती, इसलिए बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए क्योंकि आगामी हार, घबराए हुए क्योंकि झोला उठाने का वक्त आने वाला है। आपने बोला हम क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है हम लोगों के बीच ही जा सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन संस्थाओं का काम है इस देश के लोकतंत्र को मजबूत और निष्पक्ष बनाए रहना, वो आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकती। आज त्रिपुरा में जो हो रहा है उसका सुओ मोटो कॉग्निसेंस इस देश के उच्चतम न्यायालय को लेना चाहिए, क्योंकि इतनी शिकायतों के बावजूद चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ खास किया नहीं चुनाव के दौरान, और वहां की पुलिस जो है वो टोटली निरंकुश है, वो टोटली बीजेपी के अधीन है। जब वहां पर जाकर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग इस देश का होम मिनिस्टर करता है, तो वहां पर क्या सोल्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है आज जो त्रिपुरा में हो रहा है, जिस तरह से अगजनी हो रही है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, इसका संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट को लेना ही पड़ेगा। जी, मेरा आखिरी सवाल है कि पिछले महीने आपका रायपुर में प्लीनरी सेशन हुआ। जब पिछले साल कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर में, तो वहाँ पे एक जो बड़ा संदेश निकला था कि एक कुछ भारत जोड़ो यात्रा जैसी चीज़ होगी, नाम उस समय तक नहीं था लेकिन कुछ एक आइडिया दिया गया था।
वहाँ से लेकिन प्लेनरी सेशन से कुछ एक क्लियर पिक्चर नहीं मिली, वहाँ हुआ क्या है? एक मुझे बस पता चला कि 50% पदाधिकारी अब 50 साल के नीचे होंगे, लेकिन बड़ा टेक अवे क्या था उस प्लेनरी सेशन का, क्योंकि महाधिवेशन था वो 85वां 85th, उसका क्या आप मुझे 3 बड़े टेक अवेज बता सकती हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। उदयपुर में हमने भारत जोड़ो का नारा भी दिया था और भारत जोड़ो यात्रा की प्रतिबद्धता भी दिखाई थी। ये मई अच्छा। 2001 हाँ मई 2022 में हुआ था। मई के बाद सितंबर में 5वें महीने से लेकर 7वें महीने में 2 महीने के अंदर हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी। 5 महीने चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, एक बहुत ही सफल भारत जोड़ो यात्रा। मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ी लकीर इस यात्रा ने खींची, हमने पूरी करी। आपने मुझसे पूछा सवाल रायपुर के महाधिवेशन का। कुछ चीजें प्रक्रिया में है तो मैं एट लिबर्टी नहीं हूं बोलने की, लेकिन ऑफेंसिव मूव जरूर रहेगा। जो बड़ी 2 बातें रायपुर अधिवेशन में थी वो मुझे लगता है मीडिया ने उस तरह से उठाई नहीं, उनकी मजबूरी मैं समझती हूं, वो नहीं उठाएंगे। एक बहुत बड़ा संविधान में हमने परिवर्तन करके कहा है कि 50% हमारी पोजीशंस 50 वर्ष से कम आयु के लिए होंगी, सो 50 अंडर 50। और उससे भी बड़ा एक हमने बोला है कि 50% पोजीशंस एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और महिलाओं के लिए आरक्षित करी जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बारे में बात नहीं कर रही, और ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारा महाधिवेशन जो है, हमारे अध्यक्ष का चुनाव हुआ, 9000 डेलीगेट्स ने उनको चुना, उसको रैटिफाई करता है, तो ये एक बहुत गर्व की बात है। और हमने जो प्रतिबद्धता दिखाई है कि हम लगातार ऑफेंसिव मूव पर रहेंगे, हम लगातार सरकार को घेरेंगे और कुछ एक और बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा किया था, वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। जी बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, और मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप अपने जीवन में सफल हो। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत।